राम राम दोस्तों आज हम 7 फरवरी 2026 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था पेपर 2 का उसकी सीडीपी डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारी जो सीडीपी की जो पीछे के एग्जाम की जो सीरीज चल रही है उसकी ये नेक्स्ट क्लास है। तो ये इसी साल आया हुआ एग्जाम है और इसको ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, The purpose of administering intelligence test and extend observation। बताओ भाई। हाँ, क्या है भाई, क्या पर्पज है? The purpose of administering intelligence test and extended observation should be to compare children in specific domains and abilities। रीजन क्या दिया? इंटेलिजेंस इज एन इनेट एबिलिटी एंड कैन नॉट बी नर्चर्ड। हिंदी में पढ़ते हैं अब इसको, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था। सीधा अभिकथन क्या? बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन का संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। क्या है कि बुद्धि परीक्षण है जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, और विस्तारित अवलोकन है जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको थोड़ा सा बड़े लेवल पर जब हम करते हैं, का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। देखिए, तुलना करना होना चाहिए। और मैंने क्या बताया था, तुलना जहां भी आए, कंपैरिजन जहां भी आए, वो अपने आप में क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। कैसा टैग वर्ड है? नेगेटिव टैग वर्ड है। और ये बात आए तो वो लाइन, वो कथन हमेशा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये बात अपने आप में क्या है? गलत है। इंटेलिजेंस टेस्ट का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि कंपैरिजन करना है, हमें स्टूडेंट की तुलना करनी है। इनका ये उद्देश्य है कि पता चले कि किस बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंस ज्यादा है। जो इंटेलिजेंस ज्यादा है बच्चा उसी पर ज्यादा काम करे और उसी में आगे करियर बनाए, उसी में आगे अपने जीवन में और ऊंचाइयां छुए। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जाना चाहिए। कि बुद्धिमत्ता जो इंटेलिजेंस है एक जन्मजात क्षमता है, इनेट एबिलिटी है, इसे पोषित नहीं किया जा सकता, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि बुद्धि जो है, जो हमारी बुद्धि है, वो क्या है? हेरिडिटी से हमें मिली है, ये बात ठीक है। पर अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो इसको और भी हम बढ़ा सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बुद्धि आईक्यू वाला बच्चे भी अगर खराब इन्वायरमेंट मिले तो उसके और ज्यादा उसका बेड़ा गर्क हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बात भी अपने आप में क्या है? गलत है। इसे पोषित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल इसे पोषित किया जा सकता है। अच्छा इन्वायरमेंट दे के बच्चों का आईक्यू क्या है? बढ़ाया जा सकता है। तो दोनों ही बातें गलत होगी अपना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 3, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। ए टीचर हु कॉन्शियसली, बड़ा हो गई रे। A teacher who consciously takes the example of scientist of all genders in her middle school classroom is trying to। एक मास्टर है मिडिल स्कूल में, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के ऑल जेंडर इन हर मिडिल स्कूल। क्या करे? एक शिक्षक है अपने माध्यमिक स्कूल कक्षा में सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण देती है। ठीक है, एक टीचर है उसमें मेल फीमेल हर तरह के साइंटिस्ट है, उनके एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। वो एक टीचर है, दे रही है। वो क्या कर रही है? जेंडर भेदभाव को मजबूत कर रही है, इनफोर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जेंडर पहचान को सक्षम करे, इनेबल जेंडर आइडेंटिटी। क्या ये कर रही है कि उसकी जेंडर पहचान उसको और ज्यादा सक्षम बनाए? जेंडर स्थिरता का निर्माण कर, ये कंस्ट्रक्ट जेंडर कंसिस्टेंसी। क्या ये है? जेंडर रूढ़ियों को तोड़ना, ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स। क्या ये इसका सही आंसर है? सोचो। जेंडर भेदभाव को मजबूत करे, जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको और बढ़ाई, ये बात अपने आप में क्या है? गलत है, ऐसा वो नहीं कर रही। जेंडर पहचान को सक्षम करे कि ये जेंडर है उसकी पहचान है, ये मेल है या फीमेल, इस तरीके की, ऐसा भी कुछ नहीं है। जेंडर स्थिरता का निर्माण करे कि जेंडर है वो स्थिर हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जेंडर रूढ़ियों को तोड़ना, ये है। इसमें क्या है कि कुछ लोगों की ये रूढ़ियां हो सकती है, ये स्टीरियोटाइप हो सकता है कि आदमी है वो साइंटिस्ट बनेंगे और महिलाएं साइंटिस्ट नहीं बन सकती, महिलाओं में अकल कम होती है, इस तरीके के स्टीरियोटाइप कुछ लोग ग्रसित होते हैं। जब एक टीचर ऐसे एग्जाम्पल देते हैं मेल फीमेल दोनों तरह के साइंटिस्ट के, तो बच्चों को ये लगता है कि दोनों जेंडर क्या है? साइंटिस्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं में कम बुद्धि होती है वो साइंटिस्ट नहीं बन सकती। इस तरह के जो रूढ़ियां उनको तोड़ने का काम करती है जब महिला साइंटिस्टों के भी नाम साथ में लिए जाते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि आपकी तैयारी के अंदर
प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और लास्ट का जो टाइम होता है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ये चीज। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे आपकी तैयारी उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और जो लोग अब तैयारी के लगे हैं उनके लिए भी ये बहुत सही चीज है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप कर जाते हो 5, 7, 10 सालों के, तो भी आप आराम से सीटेट क्लियर कर सकते हो। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है, तो ध्यान से बैठे रहो जी टिका के। नेक्स्ट क्या है, ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर व्हाइल बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग। कि जो सारी छोरियां होती है, सारी लड़कियां होती है, वो क्या हार्ड वर्किंग होती है, कठिन मेहनती होती है। बॉय क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। लड़कियां सिंसियर हार्ड वर्किंग होती है। बॉयज क्या इंटेलिजेंट होते हैं, डोमिनेटिंग क्या होते हैं, धाकड़ टाइप के होते हैं, डोमिनेट करने वाले। टू डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल फैक्टर प्रोड्यूस आर डिफरेंस इन फिजिकल एंड कॉग्निटिव स्किल्स एज वेल एज एबिलिटीज एंड टेम्परामेंट इन गर्ल्स एंड बॉयज। की मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो जैविक फैक्टर होते हैं, जैविक कारक होते हैं अलग अलग, वो क्या है, डिफरेंस पैदा करते हैं फिजिकल, शारीरिक और कोग्निटिव स्किल, जो मानसिक संज्ञानात्मक क्षमताएं उनके अंदर, क्या इसमें बॉयज और गर्ल्स के अंदर। तो बताओ भाई, हिंदी मीडियम वालों थोड़ा और ध्यान से समझो। देखो पर्सन क्या है कि सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है, जबकि लड़के बुद्धिमान और तेवदार होते हैं, तेवर रखने वाले, या मतलब थोड़ा डोमिनेटिंग प्रभाव जमाने वाले। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल भी गलत है। ये बात क्या है, इसमें क्या चीज दिख रही है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप दिख रहे हैं इसके अंदर, लैंगिक रूढ़िवादिता, कि इस जेंडर के लोग ऐसे होंगे, इस जेंडर के लोग ऐसे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दो जैविक विशिष्ट जैविक, ये क्या चीज है, हाँ कारक, लड़कियां और लड़कों की शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल साथ साथ क्षमता और स्वभाव में सभी में तो उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बायोलॉजिकल फैक्टर ये होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट पैदा करते हैं दो लोगों के बीच में। तो ये बात सही है, और ये बात अपने आप में क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए गलत है और आर सही है। तीसरा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला देखो भाई, डिफरेंस इन लर्निंग प्रेफरेंस टू स्टूडेंट शुड बी सीन एज, विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको स्टूडेंट्स की लर्निंग के अंदर किस तरह से देखा जाना चाहिए, बताओ भाई। कुछ बच्चों के लिए एक नुकसान के रूप में, कि जो व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या करते हैं, कुछ बच्चों का फायदा करेंगे, कुछ बच्चों का नुकसान कर देंगे। कि इंटेलिजेंट है उनका फायदा होगा, या तो थोड़े से कम इंटेलिजेंट है उनका नुकसान होगा, क्या ऐसा होगा। डिसएडवांटेज अमंग सम चिल्ड्रन, ठीक है। दूसरा है लर्निंग डेफिसिट अमंग सर्टेन स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थियों में अधिगम कमी के रूप में। तो कि कुछ स्टूडेंट है उनमें क्या है, लर्निंग उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। विविधता को एक अवसर के रूप में, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है। उनकी अलग अलग बुद्धि स्तर का एक संकेतक के रूप में। एन इंडिकेटर ऑफ डिफरेंट एबिलिटी लेवल्स, ये क्या एक संकेतक है, एक इंडिकेटर है कि ये तो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, ये बीच बूच का है, ठीक है, इस तरीके से। तो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्या चीज होता है लर्निंग में, नुकसान के रूप में बिल्कुल नहीं होता। ये चीज हमने पढ़ी थी जब इंडिविजुअल डिफरेंस था, क्या पढ़ी थी कि ये क्या होता है, एक अवसर होती है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये पढ़ा था हमने। तो ये भी बात गलत, अवसर वाला क्या बिल्कुल सही आंसर है। विविधता को एक अवसर के रूप में देखें, डाइवर्सिटी हो, डिफरेंस हो, और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकली मेंटली होगा, उसमें अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के बच्चे भी हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये क्या है कि अवसर, अपॉर्चुनिटीज है, अलग अलग बुद्धि स्तर का एक संकेतक के रूप में। ये क्या बिल्कुल गलत है, आंसर है। तो तीसरा इसका क्या हो जाए, बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट है द काइंड ऑफ असेसमेंट इन विच, वह आकलन, कौन सा आकलन भी, वह आकलन, नीचे हो, शाबाश। देखो भाई, the kind of assessment in which students score are compared with the average performance of other student is called, कि जो असेसमेंट होती है एक स्टूडेंट की, वो स्टूडेंट के रिजल्ट की कंपेयर, तुलना करती है
दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों की अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? तुलना करने के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रारूप संदर्भित, फॉर्मेट रेफर्ड, सेल्फ रेफरेंस्ड, आत्म संदर्भित, मानक संदर्भित, नॉर्म रेफरेंस्ड, क्राइटेरिया रेफरेंस, मापदंड संदर्भित। ये चीजें क्या होती है पहले तो हमें पता हो इनका मतलब क्या होता है। प्रश्न क्या है कि वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों के अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है कि एक स्टूडेंट है उसकी तुलना करनी है हमें दूसरे स्टूडेंट के साथ, एवरेज स्टूडेंट से, उनका जो एवरेज परफॉर्मेंस है उनसे तुलना करने के लिए किया जाएगा। तो कौन सा होगा भाई? प्रारूप, आत्म संदर्भित, मानक संदर्भित, मापदंड संदर्भित। प्रारूप संदर्भित क्या है? इसमें क्या होगा? एक फॉर्मेट होगा। क्या होगा इसमें? क्या फॉर्मेट होता है किसी भी चीज की, जब हम करते हैं तो एक फॉर्मेट बनाते हैं पहले कि हमें ये काम इस तरीके से करते हैं, तो एक फॉर्मेट होगा। उस फॉर्मेट के हिसाब से उसका क्या करना? मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना, आकलन करना उसका। तो मानक संदर्भित, नॉन रेफरेंस्ड, इसका मतलब क्या होगा कि मानक होगा, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा कि सभी बच्चों कितने लेने, मान लीजिए 50% लेने हैं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड हो, ठीक है, मिनिमम ऐसा होना चाहिए। तो इसमें क्या है, कोई ना कोई एक मतलब मानक होगा, स्टैंडर्ड होगा कि यहाँ तक कुछ ना कुछ उसके हिसाब से क्या करना है, परफॉर्मेंस करनी है। आत्म संदर्भित का क्या मतलब होता है कि कोई भी स्टूडेंट जब खुद अपना इवेल्युएशन करे, खुद अपनी असेसमेंट करे, मूल्यांकन करे कि मैं कहाँ तक स्कोर पर कर पा रहा हूँ और मुझे कहाँ किस तरीके से सुधार करना है। मापदंड संदर्भित क्या मतलब? क्राइटेरिया रेफरेंस्ड, एक क्राइटेरिया होगा, इसमें एक निश्चित क्राइटेरिया होगा, उसके हिसाब से क्या करना, उसका मूल्यांकन करना। तो क्या होगा इसमें? सही चीज होती है उस प्रदर्शन के हिसाब से क्या होगा? मानक संदर्भित। इसमें का मतलब क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस्ड का मतलब क्या होगा कि एक मानक होगा, एक स्टैंडर्ड होगा। जैसे किसी भी एग्जाम में क्लियर करते हैं, जैसे सीटेट क्लियर करना हो तो इसमें क्या होगा? 150 में से कितने % मार्क्स लेने, आपको 60% मार्क्स लेने। ये क्या एक तरीके का स्टैंडर्ड कर दिया आपने कि यहाँ तक आपको लेने हैं। अब ये चीज कहाँ होती है? ये चीज होती है जनरली कोचिंग्स के अंदर। कि कोचिंग में मान लीजिए कितने स्टूडेंट है, कोचिंग के अंदर मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है। अब 1000 स्टूडेंट का टेस्ट होगा, उसमें से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि 1000 स्टूडेंट्स में से आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका कौन सा नंबर है। उसके लिए ये इवेल्युएशन, ये असेसमेंट किया जाता है कि आपको अन्य स्टूडेंट के साथ क्या करना है, देखना है कि अन्य स्टूडेंट के मुकाबले में कहाँ खड़ा हूं, मैं कहाँ स्टैंड कर पा रहा हूँ। ये चीजें होगी, उस प्रदर्शन तुलना करने के लिए किया जाता है। ये कौन सा होता है? नॉर्म रेफरेंस्ड। समझा गई? वो मूल्यांकन, वो इवेल्युएशन जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन करना और देखना कि मैं इन स्टूडेंट्स में कहाँ स्टैंड कर रहा हूं या कहाँ कर रही हूं। तो ये आ जाएगा, इसका सेकंड क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम असेसमेंट आर करेक्ट। क्लासरूम असेसमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट क्या है, सही है? कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कक्षा आकलन के बारे में, क्लासरूम में आपको असेसमेंट करनी है, कौन सा सही है भाई? आकलन को छात्रों के की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, ठीक है। असेसमेंट शुड बी इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स कोग्निटिव प्रोसेस व्हाइल दे स्टडी। कि स्टूडेंट जब स्टडी कर रहे हैं तो आकलन ऐसा हो जो उनकी कोग्निटिव जो स्किल्स होती है, कोग्निटिव एबिलिटी होती है, संज्ञानात्मक क्षमता होती है, उसको प्रभावित करे। मतलब क्या है संज्ञानात्मक क्षमता? क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, प्लानिंग होगी आपकी, चिंतन होगा, स्मरण होगा, ठीक है, तर्क होगा, लॉजिक होगा, मेमोरी होगी, रिकॉल करना होगा, अंडरस्टैंडिंग समझना होगा। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? इसके कोग्निटिव एबिलिटीज के अंदर आएगी। तो क्या आकलन ऐसा होना चाहिए जो इन क्षमताओं को प्रभावित करके करें? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अभी होना चाहिए। दूसरे, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। कि आकलन आप कर रहे हो, असेसमेंट आप कर रहे हो, और वही चीज क्या करे, आपके सीखने में हेल्प करे। जैसे एक स्टूडेंट है, टीचर ने कोई सम दे दिया, मैथ का कोई एग्जांपल दे दिया उसको कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि सॉल्व करो, अब बच्चे ने सॉल्व किया, बच्चे ने गलती कर दी, तो टीचर कहेगा देख ध्यान से देख, तुमने कहाँ गलती की है। अब स्टूडेंट क्या है, उस चीज को आराम से खुद देखेगा और खुद देखकर अपनी गलती ढूंढ लेगा। तो अब इसमें स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपनी कमियों को ढूंढ रहा है
तो उसको क्या कर रहा है, खुद की असेसमेंट कर रहा है वो, और खुद की कमियां ढूंढ रहा है। इसके साथ साथ बच्चा सीख रहा है कि मैंने कहाँ गलती कर दी, स्टूडेंट खुद सीख रहा है इसके साथ। तो क्या करता है कि सीखने के अनुभव के रूप में काम करना, जो आकलन किया गया उसको सीखने के अनुभव में ले लिया, उसी से उसने सीख लिया, सीखने का एक्सपीरियंस ले लिया। ये बात बिल्कुल ठीक है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए भी। असेसमेंट शुड क्रिएट फियर एंड स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स टू गेट देम टू लर्न। स्टूडेंट में फियर, तनाव पैदा करे, स्ट्रेस पैदा करे, ये दोनों के अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड बताया था आपको, ये देखिए वहीं क्या कर देना है, गलत क्रॉस कर देना, काटा मार देना, गलत है। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए, क्या स्टैंडर्डाइज और नॉर्म रेफरेंस्ड होना चाहिए, नॉर्म रेफरेंस्ड होना चाहिए। ये बात अपने आप में क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहां पर भी ये दिखे अपनी बात अपने आप में क्या होगी, गलत होगी। मानक स्टैंडर्ड सेट हमें नहीं करना किसी भी चीज को लेकर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। तो इसका फिर आप ये कहोगे पिछले क्वेश्चन में तो हमने किया था, तो पिछले क्वेश्चन में बस इतना पूछा था कि अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया हो जहां तुलना करने के लिए कोई किया जाता है उसको बोलते क्या है, तो बोलते हैं उसको है मानक संदर्भित, बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड। ये डेफिनेशन पूछी थी, ये सही है गलत है वो एक अलग बात है, ठीक है। और कोचिंग्स में जब हम करते हैं स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी, तो वहां ये क्या है, हेल्पफुल है। जब हम बच्चों को स्टूडेंट्स को सिखाते हैं स्कूल में, वहां ये चीज उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। पर कोचिंग्स में ये चीजें काम करती है कि 1000 स्टूडेंट है, उसमें आपने टेस्ट दिया तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, 500वें नंबर पर हो कि 5वें नंबर पर हो, ठीक है। तो ये बात भी अपने आप में गलत है। तो सही आंसर क्या है, पहला और है दूसरा। चलो भी ऑप्शन देखते हैं इनके। ऑप्शन चौथा इसका क्या हो जाए, बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बस जी टिका के रखना है, शांति रखनी है शरीर के अंदर, बिल्कुल शांति रखनी चाहिए, भीतर शांति होनी चाहिए। एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फालतू टेंशन लेनी नहीं, बिल्कुल भड़क लेनी नहीं, बाकी कोई टेंशन नहीं है। स्वामणी बोलो, प्रसाद बोलो, साला सर जाके आओ, स्वामणी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। साला सर का दौर शुरू हो रहा है। जय बजरंगबली, करीबली। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following questions should promote higher order thinking skills among the students? निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन विद्यार्थियों में उच्च कोटि की, हायर लेवल की, उच्च कोटि की सोचने समझने और चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा, सोचने समझने और चिंतन को, थिंकिंग को प्रमोट करेगा? भाई बताओ कौन सी बात कर देगी। पहला ऑप्शन क्या है, एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचानो। आइडेंटिफाई द नाउन मेंशन्ड इन द स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आर्टिकल। कोई न्यूज़पेपर है और कोई अखबार है, उसका एक आर्टिकल आया हुआ है, उसमें स्टूडेंट कहना कि इसमें सारी संज्ञाएं छांटो, नाउन बताओ उसमें कौन कौन सी है, कि ये उसके सोचने समझने चिंतन को बढ़ावा देगा। चलो मानते हैं कि हाँ देगा, ये बात ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अखबार के लेख पढ़े और नए शब्दों की सूची बनाए, आर्टिकल पढ़ो न्यूज़पेपर के, और जो न्यू वर्ड्स है उनकी एक क्या बनाओ, सूची बनाओ, उनकी एक लिस्ट बनाओ। अखबार का एक लेख पढ़े और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचो। रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़े एंड थिंक ऑफ सुटेबल टाइटल। उसका सही टाइटल क्या होगा, कोई आपने कहानी पढ़ ली, उसमें से उसका सही एकदम सही टाइटल क्या होगा वो बताना है, तो उसमें सोचना पड़ेगा। ये भी बात अपने आप में कहीं कुछ हद तक क्या है, ठीक है। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं को पहचानो। आइडेंटिफाई अजम्पशंस, मान्यताओं को पहचानना है। अंडरलाइंग टू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, एक ही घटना है, दो न्यूज़पेपर में थोड़ी अलग अलग तरीके से दी गई है, उसके अंदर क्या करना है, निहित मान्यताओं को पहचानो। बिलीफ क्या है उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में क्या है, बिलीफ क्या है, उनको क्या करना, हमें आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना है। तो कौन सी बात इसमें सबसे ज्यादा क्या है, तो ये जो उच्च कोटि की सोचने समझने चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा, उच्च कोटि की। तो पहली बात अपने आप में ठीक है, पर ये उच्च कोटि की नहीं है, ये निम्न कोटि की है, लो लेवल की है। शब्द पढ़ लिया, अखबार का लेख पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा और न्यू वर्ड्स की एक लिस्ट बना ली, तो बात ठीक है, कुछ हद तक काम करेगी। तो उच्च कोटि की बिल्कुल है नहीं है। लेख पढ़े को उपयुक्त शीर्षक, एक टाइटल सोचना, कोई आर्टिकल पढ़ के, ये भी कोई खास है नहीं। ये है कि एक घटना के दो न्यूज़पेपर आपने पढ़े, फिर उनमें जो बिलीफ है, अजम्पशंस क्या है, उनको आपने पहचाना, उस पर सोचा, चिंतन किया, समझा, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये क्या करेगा,
ये इसका सही आंसर होगा। जो उच्च कोटि की हायर लेवल की क्या करेगा, उसमें समझने की, चिंतन की, थिंकिंग की एबिलिटी को क्या करेगा, डेवलप एकदम से कर देगा, बिल्कुल कर देगा। एग्जाम नजदीक आ रहा है, कुछ लोगों के जैसे एग्जाम नजदीक तक तो अजीब से होने लग जाते हैं, हार्टबीट बढ़ने लग जाती है, रातों की नींद खो जाती है, डिप्रेशन बढ़ने लग जाता है, तो उनका पतन होना उसी दिन से शुरू हो जाता है। एक तो पहली बात यह कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी, एग्जाम आपका आराम से क्लियर होगा, बिल्कुल सुख शांति से होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, निस्वार्थ भाव से काम करो, कर्म करो, फल की इच्छा करनी नहीं, सुख शांति से लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन में तो आता हुआ गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। तो आराम से पढ़ो, सुख शांति से, कम पढ़ो भले ही, अच्छे से पढ़ो। बहुत सिंपल पेपर होता है, बहुत ही सिंपल पेपर होता है। आज से ही आप शुरू करोगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्यों मेरे खुद का क्लियर किया हुआ है मैंने, तो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 7 टेट के एग्जाम मेरे क्लियर है, तो सुख शांति से पढ़ो, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। टेंशन नहीं लेनी, फालतू भड़क नहीं लेनी जिंदगी में। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या चीज है। स्टूडेंट विद पुअर राइटिंग एबिलिटीज आर ऑफन स्टीरियोटाइप्ड बाय देयर टीचर्स एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। कि स्टूडेंट है, पुअर राइटिंग एबिलिटी है, जो लिखने की उसकी क्षमता है वो खराब है, आर ऑफन स्टीरियोटाइप्ड बाय द टीचर्स, टीचर्स के द्वारा वो क्या, थोड़ी सी स्टीरियोटाइप होता है टीचर की, खराब, जैसे लिखता खराब है तो उसका दिमाग भी क्या होगा, खराब ही होगा, मंदबुद्धि होगा, ऐसा स्टीरियोटाइप हो सकता है किसी टीचर को। ऐसी रूढ़िवादी सोच का क्या स्टूडेंट शिकार होते हैं। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षक बौद्धिक रूप से अक्षम, जो लिखता खराब है उनको ये मानते हैं इसके स्टूडेंट का क्या है, दिमाग ही कम है, के रूप में चित्रित किया जाता है। कई बार टीचर ऐसा कर लेते हैं कि एक तो ये बात है भाई, रीजन क्या, टीचर्स टेंड टू हैव इम्प्लिसिट biases and hold assumption about student learning behavior that can affect student growth। ये बात भी बिल्कुल क्या है, समझने लायक है। करो करो करो, ऊपर चलो। देखते हैं कारण क्या दिया, रीजन क्या दिया। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं, टीचर्स के अंदर क्या है, एक बायस्ड होते हैं टीचर्स के अंदर पूर्वाग्रह होते हैं। टीचर्स क्या होते हैं, बायस्ड होते हैं, टीचर्स क्या होते हैं, बायस्ड होते हैं, और छात्रों के अधिगम व्यवहार के बारे में धारणाएं रखते हैं। स्टूडेंट के जो लर्निंग बिहेवियर उनके बारे में धारणाएं रखते हैं, जम्पशन रखते हैं, ये स्टूडेंट ऐसा है, ये वैसा है, इस तरीके से कुछ, जो छात्रों के विकास को प्रभावित करती है। ऑब्वियस सी बात है, जो स्टूडेंट है उनके विकास, उनके डेवलपमेंट पर प्रभावित करती है। अगर टीचर्स ने किसी के बारे में गलत धारणा बना ली, स्टूडेंट अच्छा उसके बारे में नहीं सोच लिया कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, इसके बस की बात नहीं, इसको फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया स्टूडेंट ने, तो ऑब्वियस सी बात है उसका विकास है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। तो दोनों ही बातें अपने आप में क्या है, एकदम है सही है, दोनों ही बातें अपने आप में क्या है, सही है, दोनों ही अपने आप में क्या है, एकदम है सही है। और मैंने क्या बताया था कि जब भी कथन कारण वाले क्वेश्चन आए तो दोनों बातें अगर सही है, और जिस जहां इसका जिक्र किया गया, इसमें जिस बात का जिक्र किया गया वही बात इसमें भी की गई हो, उसी से संबंधित, तो वो बात, उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर होगा सही व्याख्या करता है। उसका आंसर क्या होगा, सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसकी बात की गई है कि स्टूडेंट है अगर वो लिखते खराब है तो उनको क्या कर लिया टीचर ने, बौद्धिक रूप से अक्षम मान लिया। तो स्टूडेंट क्या, टीचर क्या है यहाँ पर, एक तरीके से स्टीरियोटाइप का शिकार है, बायस्ड या पूर्वाग्रह का शिकार है। और यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या है, टीचर क्या है, पूर्वाग्रह का शिकार है भाई। दोनों में टीचर क्या है, पूर्वाग्रह का शिकार है। तो दोनों बातें एक दूसरे संबंधित हो गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसकी सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान रखना कि ये कथन कारण वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट को टेंशन इन्हीं की लेकर होती है। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है आपको कि जहां इसमें जिसकी बात की जाए उसी की बात इसमें करनी है, इसमें जिसकी बात की जाए उसी में इसकी बात करनी है। अगर दोनों बातें सही है और इस जहां इसकी बात हो रही है वही उसी की बात इसमें हो रही है, तो उसका आंसर होगा कि सही व्याख्या करता है। जैसे
हनुमान जी श्री राम के भगत है, सही बात है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, दोनों जगह किसकी बात है? हनुमान जी की बात हो रही है, तो बात अपने आप में क्या है? सही है। हनुमान जी श्री राम के भगत है और श्री राम ने रावण को मारा, बातें दोनों सही है, पर बातें क्या हो गई? अलग अलग हो गई। ऊपर में हनुमान जी की बात हो रही है, नीचे श्री राम जी की बात हो रही है, तो बातें अपने आप में क्या होगी? गलत हो गई। तो उसका आंसर होगा बिल्कुल गलत व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता, ये इसका सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, तो उसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। बस ये सिंपल सी चीज है, बहुत ही शानदार सिंपल चीज है। बस टेंशन नहीं लेनी फालतू, बिल्कुल भी सुख शांति से धीरज रखना है। और एग्जाम में टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी, लगे रहो, है ना। थोड़ा सा टाइम बचा है, अभी जी जान लगाओगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो आप, क्लियर तो होना बहुत आराम से की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का एक तरीका नहीं है? कि डाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा देने का एक तरीका नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बताना है भाई? छात्रों को अपनी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, encouraging students to express their unique identities and cultures, क्या ये चीज है? ठीक है। नेक्स्ट, रूढ़िगत धारणाओं पर आधारित समावेशी व्यवहार को बढ़ावा देना है भाई। प्रमोटिंग इंक्लूसिव बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप, क्या ये बात है? तीसरा, छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि और अनुभवों के अनुसार समूह में वर्गीकृत करना। स्टूडेंट को क्या है? ग्रुपिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के बेस पर क्या करना है ना, उनका ग्रुप बनाना, क्या ये बात है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना टू इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, कि डिफरेंट कल्चर के अलग संस्कृति के लोगों के साथ क्या करे? वो इंटरेक्ट करे, बातचीत करे। छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए अवसर प्रदान करना। इनमें से बताओ कौन सी बात है जो क्या होगी? डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने का एक तरीका नहीं है। छात्रों को अपनी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात तो क्या बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसा तो ये तो बात एकदम से बिल्कुल है, सही है। रूढ़िगत धारणाओं पर आधारित समावेशी व्यवहार को बढ़ावा देना, ये बात गलत है भाई। रूढ़िगत धारणाओं स्टीरियोटाइप्स है, ये बात अपने आप में क्या होगी? गलत होगी। आगे चलते हैं। छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव के आधार समूह में वर्गीकृत करना, ये देखो भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने वाला है। ये भी इसका सही आंसर लग रहा है एक हिसाब से, ठीक है, ये भी इसका सही आंसर लग रहा है। क्या है कि पर्सन के हिसाब से ये बात क्या है? गलत है। पर्सन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये बात बिल्कुल है, सही है। स्टूडेंट को उनके बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, क्या ये सही बात है? देखने में तो क्या लग रही है? एकदम है गलत बात लग रही है, ये भी इसका आंसर लग रहा है। बट यहां पर क्या करना होता है, एक चीज और देखो, छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये बात बिल्कुल सही है, ये बढ़ावा देती है। और हमें पूछा गया नहीं देने वाली, तो उस बात सही है, पर ऑप्शन के हिसाब से, ये क्वेश्चन के हिसाब से बात गलत है। दो ऑप्शन बच गए अपने और आंसर दोनों ही सही है देखने में। जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो उस आंसर को सही कर देना अपने दिमाग से, जो एकदम ज्यादा लगता हो, ज्यादा सही लगता हो। जैसे स्टीरियोटाइप जहां पर आ जाए, रूढ़िगत धारणाएं जहां आ गई, ये एकदम बिल्कुल क्या है? सही बात है देखने में। ये एकदम इन दोनों में से अगर एक ऑप्शन चुनना हो तो ये इसका ज्यादा ठीक है आंसर है, नॉर्मल दिमाग से करें तो। बट इसमें क्या है, एक चीज और देखने को मिल सकती है, इसको दूसरे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि, छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव के आधार समूह में वर्गीकृत करना एक पॉजिटिव बात भी हो सकती है। कैसे कि मतलब क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, कई बार क्या है उनको हम अलग अलग बिठा लेते हैं, उनका ग्रुप बना लिए कि इस जात के हो गए, इस धर्म के हो गए, सिख हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, इस तरीके से हमने मान लीजिए बना लिए, ग्रुप बना लिए। उससे हमें पॉजिटिव चीज ये भी मिल सकती है कि उससे हमें उनके कल्चर के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानने को ज्यादा मिलेगा कि अच्छा ये ऐसे सोचते करते हैं, ये ग्रुप है, ये इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, ये ऐसा सीखता है, ये इस तरीके बातें करते हैं, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके पॉजिटिव चीज हो सकती है। तो ये जो ऑप्शन है बहुत ट्रिकी ऑप्शन है,
मोस्टली स्टूडेंट इसमें फंसेंगे। और जब आप इस तरीके की बातें अगर आपके दिमाग में ना आए, आप ना सोच पाओ इस तरीके की बातें, तो फिर ये सिंपल सा फंडा है भाई, जो ज्यादा लगे ठीक है उसको फिर टिक कर आपको कर देना है। तो रूढ़िगत धारणाएं हैं, जो स्टीरियोटाइप है, ये तो अपने आप में एकदम ही क्या गलत बात होती है एकदम, तो इसको देखकर बिल्कुल टिक कर देना। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following refers to a specific learning disorder and challenge caused by? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षमता और चुनौतियों का सही भेद कौन सा है? सही भेद कौन सा है भाई बताओ, सही भेद कौन सा इसमें है? ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, देखते हैं, एक मिनट रुको भाई, वीडियो हमारी चल रही है, ठीक है ठीक है। सही बात देखनी है इसमें से, अक्षमता अक्षमता और चुनौती का सही भेद कौन सा है? सही भेद ढूंढना है हमें। सही भेद ढूंढने तो क्या होगा? डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया आपको बताया था लिखने संबंधित है, ग्राफ हम बनाते हैं तो लिखने संबंधित है, सूक्ष्म पेश कौशल हस्तलेखन पर प्रभाव डालता है, सूक्ष्म पेश कौशल हस्तलेखन पर प्रभाव डालता है, ठीक है। डिसलेक्सिया संख्याओं और गणितीय अंकगणितीय संक्रियाओं सीखने क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्प्रेक्सिया देखने सुनने बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करना है। डिस्कैलकुलिया पढ़ने की क्षमता भाषा संस्करण कौशल को प्रभावित करता है। तो डिस्कैलकुलिया आपको पता है रीड यूज लैंग्वेज इसमें बिल्कुल नहीं होता। डिस्कैलकुलिया किसमें होता है? मैथमेटिक्स में होता है, कैलकुलेशन में। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बिल्कुल गलत है, हो गया डिस्प्रेक्सिया देखने सुन, सही पूछा है इसने, देखने सुनने बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है, ये भी क्या अपने आप में गलत है। कि डिस्प्रेक्सिया किसमें होता है? इसमें होता है मूवमेंट करना बॉडी की और कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट करना और कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित हो, ये चीज होती है डिस्प्रेक्सिया के अंदर। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, ये दोनों नीचे वाले गलत हो गए। डिसलेक्सिया संख्याओं और गणितीय संक्रियाओं सीखने की क्षमता प्रभावित करता है, ये अपने आप में गलत है भाई। डिसलेक्सिया किस चीज का है? डिसलेक्सिया है पठन विकार, पढ़ने में दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया में किसमें दिक्कत होती है? पढ़ने में कठिनाई होती है। और कई बार उल्टा भी पढ़ता है स्टूडेंट, बी ऐसे लिखते हैं तो स्टूडेंट ऐसे लिखता है, इसको ऐसे दिखती है ये चीजें। एम लिखना हो तो ये ऐसे दिखता है, इसको ये लिखाएंगे तो ये एम को डब्ल्यू लिख देगा, ये डिसलेक्सिया में होती है। तो सही आंसर हो गया इसका पहला डिसग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसका क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर है, हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद एग्जीक्यूटिव फंक्शन शो। एग्जीक्यूटिव है भाई, एग्जीक्यूटिव फंक्शन से जूझ रहे विद्यार्थियों को आमतौर पर देखा जाता है, एग्जीक्यूटिव करने वालों को किस चीज से देखा जाता है भाई बताओ? बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करते हुए, आई कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग कन्वर्जेशन, फैमिलियर एंड प्रिडिक्टेबल रूटीन्स, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या पालन करते हुए, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करते हुए, रैपिड ट्रांजिशंस बिटवीन एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन विद स्ट्रेंजर्स, सर्जनों के साथ संवाद करते हुए। एग्जीक्यूटिव फंक्शन से जूझ रहे विद्यार्थियों को किस चीज पर देखा जाता है भाई? एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोई भी काम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब आपने कुछ सीखा और उसको एग्जीक्यूट कर लिया, उसको एक तरीके से अप्लाई करना, ये होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो उसमें क्या होगा? उसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, उसमें चिंतन होगा, स्मरण होगा, ध्यान होगा, इस तरीके की चीजें होती है जब हम कोई भी चीज एग्जीक्यूट करते हैं। प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। अगर इस चीज से जूझ रहे हैं, इस चीज की दिक्कत है स्टूडेंट में, तो उसमें क्या चीजें होगी? बातचीत के दौरान आंखों संपर्क स्थापित करते हुए, ऐसा उसमें नहीं होगा। गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करते हुए, कोई फंक्शन कर रहे हैं एक्टिविटी और में तेजी से बदलाव करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके से ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो जूझ रहे हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन से, तो ये भी नहीं होगा। अजनबियों के साथ संवाद करते हुए, स्ट्रेंजर से बातचीत करेंगे, ये भी नहीं है। सही बातचीत क्या होगी? इसकी परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करते हुए। कि रैप इसमें क्या है? फैमिलियर एंड प्रिडिक्टेबल रूटीन्स की रेगुलर, आमतौर पर रोजाना जिस दिनचर्या का पालन करते हैं वो उसी को कर लेंगे। जब कोई नई सिचुएशन आ जाएगी तो उसको उनको क्या हो जाएगी? बेचारों को दिक्कतें हो जाएंगी। एग्जीक्यूट वही करेंगे फंक्शन जो वो रेगुलर करते आ रहे हैं, तो कर लेंगे। कुछ नया आगे तो उनको क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। Which of the following statement is most accurate about gifted children? गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में मोस्ट एक्यूरेट है क्या चीज है भाई? गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में मोस्ट एक्यूरेट क्या चीज है बताओ?
पहला ऑप्शन क्या है भाई, एक बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। जो प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड स्टूडेंट है वो क्या हो सकते हैं, कई प्रकार की, एक से ज्यादा प्रकार की इंटेलिजेंस में क्या हो सकते हैं, प्रतिभाशाली हो सकते हैं। चिल्ड्रन आर गिफ्टेड इन मोर देन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और संभावनाओं के साथ जन्म लेते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बोर्न विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज एंड पोटेंशियल दैट नीड नर्चरिंग, जिन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। क्या ये बात है? प्रतिभाशाली बच्चों में रचनात्मकता की भावना कम होती है, क्रिएटिव कम होते हैं बच्चे, और उनकी कल्पना शक्ति कमजोर होती है, इमेजिनेशन पावर वो उनकी पुअर होती है, वीक होती है। क्या ये बात है? बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं, अलग अलग लेवल पर, मल्टीपल लेवल के ऊपर चिल्ड्रन क्या हो सकते हैं, गिफ्टेड हो सकते हैं, और उनमें कुछ को विशेष प्रकार की क्षमता हो सकती है। सम कैन हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज भी हो सकती है। सही आंसर बताओ इसका क्या होगा। बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं, ठीक है, ये बात कुछ हद तक ठीक है, हो सकते हैं, सब कुछ खास नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमता और संभावनाओं के साथ जन्म लेते हैं, जिन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। ये बात एकदम ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चों में रचनात्मकता की भावना कम होती है, उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। ये बात एकदम गलत है भाई। बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं, एकदम सही बात है, और उनमें कुछ को किसी प्रकार की क्षमता, डिसेबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है ऐसा? बिल्कुल हो सकती है। तो बात है तीन, ठीक है, तीन ऑप्शन सही है इसके, पर हमें बताना है जो मोस्ट एक्यूरेट है, एकदम सही, ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा वो बताना है। तो ज्यादा एक्यूरेट क्या होगा कि प्रतिभाशाली गिफ्टेड स्टूडेंट हो सकते हैं, पर उनमें डिसेबिलिटीज भी हो सकती है। जैसे स्टीफन हॉकिंग से एक साइंटिस्ट थे, वो क्या है, व्हील चेयर पर रहे थे और ऐसे हुए रहते थे, फिजिकल डिसेबिलिटीज थी उनकी, परंतु माइंड से क्या थे, काफी ज्यादा गिफ्टेड थे वो। तो ये चीज प्रतिभाशाली बच्चे में भी क्या हो सकती है, गिफ्टेड स्टूडेंट हो उसको डिसलेक्सिया भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसका क्या बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, ये भी है, पर ज्यादा पूछा तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एरर्स एनालिसिस बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट है वो जब एरर्स एनालिसिस करते हैं, कि त्रुटियों का विश्लेषण करते हैं जब स्टूडेंट, तो उसमें क्या चीजें होती है भाई, ये बतानी है। एकदम सुख शांति से जी टिका कर बैठो और बताओ। विद्यार्थियों द्वारा त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों के अध्ययन संज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है। हिंड्रस मेटाकोग्निटिव स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, क्या ऐसा होता है? अधिगम प्रक्रिया में एक सक्रिय गतिविधि है, इज एक्टिव एक्टिविटी इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्या ऐसा है? सपोर्ट स्टूडेंट इन रिटेनिंग नॉलेज, विद्यार्थियों में अधिचित को स्मृति में बनाए रखने में सहायता करते हैं, कि जो स्टूडेंट ने नॉलेज लिया वो उसके दिमाग में बना रहेगा, क्या ये चीज है? विद्यार्थियों के समझ और अधिक अंतराल पैदा करता है, जो स्टूडेंट्स है उनकी लर्निंग है, उनके अंदर क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग में गैप पैदा करता है, क्या ऐसा है? त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस क्या करता है? विद्यार्थी समझ और अंतराल पैदा, गैप पैदा करेगा नहीं करेगा? जब गलतियां होती है, जब उनका एनालिसिस करते हैं, तो वो जो गैप है सीखने में, उस गैप को, लर्निंग के जो अंतराल, उसको ये कम करता है। तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत हो गया। स्पोर्ट स्टूडेंट इन रिटेनिंग नॉलेज, नॉलेज है वो दिमाग में मतलब बना रहता है, ये इसमें काम करता है। ये बात ठीक है, एकदम मतलब ठीक है, ये भी ठीक है। आगे अधिगम प्रक्रिया में एक सक्रिय गतिविधि है, ऐसा है, विद्यार्थियों के अध्ययन संज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है, क्या है? मेटाकोग्निटिव स्किल कौन सी होती है भाई? मेटाकोग्निटिव अध्ययन संज्ञानात्मक वो चीज होती है जब कोई भी इंसान अपने ही बारे में सोचे, अपने मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे सीखता हूँ, उसके बारे में सोचे। जैसे कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मुझे लिख लिख कर याद होते हैं, और फिर मेरी ये चीज कम रह गई, ये मेरा पोर्शन वीक है, चलो मैं इस पर ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा, इस पर मैं कोचिंग लूंगा, या मैं कोई फलाने सर की वीडियो देखूंगा, या सेल्फ स्टडी करूंगा, खुद कैसे सीखूंगा, खुद मैं कैसे काम करता हूँ, उसके ऊपर चिंतन मनन करना क्या होता है? मेटाकोग्निटिव स्किल अपने आप में होती है। तो त्रुटि विश्लेषण क्या इसमें बाधा डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा। सही आंसर इसका हो जाएगा एक सक्रिय गतिविधि है, ये लर्निंग का एक तरीके से क्या है, एक्टिव मतलब पार्ट है उसका, ये क्या है उसका एकदम एक्टिव एक्टिविटी प्रोसेस, लर्निंग की प्रोसेस में क्या है, एक एक्टिव एक्टिविटी है, एक तरीके का ये पार्ट है, इसकी ये गतिविधि है एक तरीके से। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीड्यूरल नॉलेज।
घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत है, सत्य नहीं है, वो बताना है। पहले में ये पता हो कि डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है, घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या चीज होती है भाई? घोषणात्मक ज्ञान होता है तथ्यों का ज्ञान, फैक्चुअल नॉलेज जिसको बोलते हैं कि मैं क्या जानता हूं। जैसे मुझे पता है भारत की राजधानी दिल्ली है, जो पानी है उसका जो केमिकल फॉर्मूला H2O है, ये मैं जानता हूं, ये होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है। प्रोसीड्यूरल नॉलेज क्या होता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है, इसमें क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करना, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सीखना या एक्सप्लेन कर देना, ये होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। घोषणा कौन सा कथन सत्य नहीं, गलत बात बतानी है। घोषणात्मक ज्ञान डिक्लेरेटिव नॉलेज को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में जाना जाता है। विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। क्या इसमें एनालिसिस होती है? इसमें एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इसमें सिंपल पता वाटर का फार्मूला क्या है, H2O है, भारत की राजधानी दिल्ली है, सिंपल बातें पता है। इसमें एनालिसिस जैसी कोई चीज नहीं होती, तो बात क्या अपने आप में गलत है। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्य विधि उन्मुख होता है। दूसरा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज इज जनरली प्रोसीड्यूरल नॉलेज इन नेचर। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्य विधि उन्मुख होता है कि जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है, जो प्रोसीड्यूरल नॉलेज है, वो क्या होता है आमतौर पर प्रोसीड्यूरल नॉलेज इन नेचर। उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रोसेस होगा, उसमें उसमें क्या होगा, प्रोसेस होगा। इसमें क्या है, कार्य विधि उन्मुख होगा कि प्रोसेस, कार्य विधि, कोई ना कोई कार्य करेंगे हम, एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते रहेंगे, ये बात होगी। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। प्रक्रियात्मक ज्ञान तथ्यात्मक ज्ञान बनने नहीं सही है। प्रक्रियात्मक ज्ञान जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है, यहां प्रोसीड्यूरल दे रखा है, ये चाहिए ऑप्शन उल्ट पुलट हो गए इसमें। ठीक है, देखते हैं कि प्रक्रियात्मक ज्ञान किस चीज के तथ्यात्मक ज्ञान को बताता है। ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज को बताएगा नहीं, ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज टेल्स फैक्चुअल नॉलेज अबाउट समथिंग, ये बात गलत है। जो प्रोसीड्यूरल नॉलेज है वो फैक्चुअल नॉलेज नहीं बताता। तथ्यात्मक ज्ञान कौन सा बताता है, डिक्लेरेटिव नॉलेज बताता है, तो ये घोषणात्मक ज्ञान बताता है। तो ये ऑप्शन अपने आप में क्या हो गया, गलत है। ऑप्शन ये देख लेना, डिक्लेरेटिव नॉलेज एम्फेसाइजेस हाउ टू डू समथिंग। जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है वो इस चीज पर जोर देता है कि कोई भी काम हम कैसे करेंगे। ये बात क्या बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस हो गया, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये बात इसमें होगी। बताना क्या है इसमें, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये प्रश्न, ये ऑप्शन क्या इसका सही है कि इसमें ये क्या है, सत्य नहीं है। घोषणात्मक ज्ञान डिक्लेरेटिव नॉलेज आल्सो नोन एज एनालिटिक नॉलेज, ये ऑप्शन है क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी पता नहीं क्या दिक्कत है, या तो ये क्वेश्चन हो सकता है गलत हुआ होगा या मिसप्रिंट है, जैसे भी है। इसमें प्रोसीड्यूरल लिखा है, इसमें प्रक्रियात्मक लिखा है। अगर प्रक्रियात्मक है, इस ऑप्शन देखें तो ये बात क्या है, बिल्कुल है, ठीक है। और ये बात क्या है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, और ये ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कंटेंट्स विच रिक्वायर एन एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सटिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टेक टाइम ऑफ लर्निंग आर रिटेन्ड फॉर खालिस्तान ड्यूरेशन। देखते हैं भाई क्या चीजें, जिन विषय वस्तुओं को मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं में विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में खालिस्तान समय लगता है और वे खालिस्तान अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्या है, सिंपल सी बात है। जिन विषय वस्तुओं को मौजूद संज्ञानात्मक संरचना में विस्तारीय संशोधन की आवश्यकता होती है, मान लीजिए आप कुछ भी जानते हो, आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट बैठा है किसी भी चीज को लेकर, उसमें क्या हमें क्या करना है, संशोधन करना है, उसमें अमेंडमेंट करना है, हमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है, उसके अंदर कोई भी तरीके का संशोधन करना है। तो उन्हें जब हम वो सीखेंगे तब उसमें खालिस्तान
समय कम लगेगा ज्यादा लगेगा, ये ऑप्शन देखने हैं हमें, कम ज्यादा लंबा लंबे इस तरीके से, और खालिस्तान अवधि के लिए वे स्मृति में बने रहते हैं। सिंपल सी बात देखो, मान लीजिए हम कुछ भी जानते हैं किसी भी चीज को लेकर, और हम अच्छे से जानते हैं, फिर हमें पता चला कि नहीं नहीं इसमें गड़बड़ है कहीं, फिर हमने उसको दूसरे तरीके से सीखा। जब हम दूसरे तरीके से सीखते हैं उसको, पहले से जो हम जानते हैं उसको हमें लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, उसको सीखते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि हमारे पहले दिमाग में कंसेप्ट कुछ और है, फिर हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, उनके बीच कंट्राडिक्शन होगा, तो समय क्या लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा, और वे ज्यादा अवधि के लिए स्मृति में रहेंगे। अब भी सी बात, जब जिस भी चीज के ऊपर हम माथा पचाए ज्यादा करते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक रहती है। तो ऑप्शन क्या आ जाए, लंबा और है लंबी, लंबा लंबी आ जाएंगे भाई। सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं, लॉन्ग लॉन्ग आ जाएंगे, लॉन्ग लॉन्ग। ये चाय में डालने वाला लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड इन, बढ़ाओ भाई, टीचर शुड encourage students to focus on questions such as what is my learning goal and what do I need to get there। देखो भाई, कथन कारण वाले क्वेश्चन आगे, शिक्षकों को छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों पर, किस टीचर है वो स्टूडेंट के ऊपर ध्यान ज्यादा लगाए, इसलिए टीचर को प्रोत्साहित करें। शानी बात है, सही बात है। जैसे कि मेरे सीखने का लक्ष्य क्या है और मैं वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है, कि कोई ये सोचे ठीक है कि मेरे सीखने का लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है। अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका गोल क्या है, सीटेट क्लियर करना, उसके बाद क्या, गवर्नमेंट जॉब करना, उसके बाद क्या है, डोले लेकर वहां पर उनके घर में चले जाना। तो ये लक्ष्य है कि मेरे सीखने का लक्ष्य क्या है, और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा भाई, सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, फिर कोई सरकारी नौकरी लगेगी, फिर उनके घर पे रिश्ता लेके जाएंगे, फिर क्या बात बनेगी, है ना। क्या करने की आवश्यकता है, बिल्कुल शानी बात है, एकदम सही बात है, ठीक है। दूसरा है कि जब छात्र अपने कार्य में निष्पादन का स्व मूल्यांकन करते हैं, कोई भी क्या है, व्हेन स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ टू सेल्फ असेस, खुद का जब मूल्यांकन करते हैं, देयर वर्क परफॉर्मेंस, अपने काम की, दे कैन यूज दिस अंडरस्टैंडिंग टू हेल्प देमसेल्व्स लर्न एंड प्रोग्रेस, वो क्या करेगी, उसके लर्न और प्रोग्रेस में सहायता करेगी। जब छात्र अपने कार्य निष्पादन का स्व मूल्यांकन कैसे किया जाए, ठीक है, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। स्टूडेंट अपने कार्य निष्पादन का मतलब क्या हुआ, वर्क परफॉर्मेंस है उनकी, उनका असेसमेंट करेंगे। तो इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और प्रगति करने में, ठीक है, खुद सीखेंगे और खुद की प्रगति करने में मदद के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम सही बात है, बिल्कुल सियानी बात है, दोनों का एकदम सही बात है। और दोनों में किसका जिक्र किया गया है, स्टूडेंट अपने लक्ष्य तक पहुंचे, मुझे क्या करना चाहिए, और जो किया गया उसका आगे मदद करेंगे प्रगति के लिए, तो दोनों में कॉमन बात आ गई, तो बिल्कुल सही सियानी बात आ गई। और जब दोनों सही सियानी बात होता है उसका उत्तर क्या होता है, ए बराबर की सही व्याख्या कर रहा है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों बात सही है, और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इन दिस अप्रोच ऑफ लर्निंग इस अप्रोच में क्या होगा, इंफॉर्मेशन और प्लानिंग और प्रीवियस नॉलेज इज रिक्वायर्ड, इसमें पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। विद्यार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू लर्नर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। टीचर एक्ट एज ए डिक्टेटर एंड लर्नर एक्ट एज ए लिसनर, कि टीचर कैसे एक्ट करे, डिक्टेटर तानाशाह के रूप में, इसमें करेगा तानाशाह के रूप में करेगा, लर्न एज ए लिसनर, और लर्नर होंगे बेचारे, वो क्या करेंगे, लिसनर के रूप में, सुनने वाले होंगे, कि हम तो सुनेंगे जो मर्जी मतलब बोलता रहे अगला बंदा, है ना। लर्नर आर लेफ्ट ऑन देयर ओन विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन बाय टीचर, शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना विद्यार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, ये बात बचने वाली नहीं है भाई। पूर्व योजना पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, ये बात गलत आवश्यकता होती
है। दूसरा क्या है, विद्यार्थी को स्वयं ज्ञान की रचना के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये बात ठीक है, खुद अपने ज्ञान का निर्माण करें, उसको अपॉर्चुनिटी मिले, बिल्कुल सही बात है। तानाशाह डिक्टेटर और टीचर, ये बात अपने आप में क्या है, गलत है। और टीचर ध्यान ही ना करे कि उनको स्टूडेंट को उनके हाल पे छोड़ दे कि जैसा मर्जी सीखे, करे जो मर्जी करे, पढ़े लेटे लेटे, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे हैं, इधर उधर कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो ऐसे पढ़े रहे और टीचर कुछ ना करे, ये बात क्या अपने आप में बिल्कुल गलत बात है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी, दूसरा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज नॉट इफेक्टिव व्हाइल डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रभावी विकसित करने में कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विकसित करते समय इफेक्टिव नहीं है, प्रभावी नहीं है, नहीं वाली बतानी है। प्रेजेंटिंग नॉन एग्जांपल टू शो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, अवधारणा क्या नहीं है यह सिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना भाई, ठीक है। आस्किंग स्टूडेंट टू जनरेट देयर ओन एग्जांपल, विद्यार्थियों से कहना कि खुद के एग्जांपल जनरेट करो, खुद अपने उदाहरण बना दो अपने आप। ये और तेज कैसे होगी, इतनी है, ठीक है। विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का तो याद करने के लिए कहा कि जैसे उन्होंने डेफिनेशन रट रखी है वैसी डेफिनेशन वो क्या करे, याद करते रहे, क्या ये बात होगी। विविध संदर्भों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला क्या करना, विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना कि अलग अलग संदर्भ है, प्रेजेंटिंग ए वाइड रेंज ऑफ एग्जांपल इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, क्या ये चीज होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा अवधारणा क्या नहीं दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही बात है कि अवधारणा क्या नहीं ये दिखाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल दे देना है, तो ये बात कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है उनकी। विद्यार्थी अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करे, ये भी बढ़ाएगी। परिभाषा को ज्यों के त्यों याद कर लेना, डेफिनेशन उसको एज इट इज रट लेना, ये बात कहीं ना कहीं तक कुछ हद तक क्या है, ठीक है। आगे क्या, एन इफेक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम शुड बी फाउंडेड ऑन द थ्योरी ऑफ। एक इफेक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम में को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या चीज ज्यादा प्रभावी है, बड़ा हो गई। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा किसके सिद्धांत पर स्थापित करनी चाहिए, मनोगत्यात्मकता के आधार पर, साइकोडायनेमिकिज्म के आधार पर। इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान है जो बिहेवियर कर रहा है, जो बाहर से उसका बिहेवियर देख रहा है, सिर्फ वही चीज नहीं होती, उस बिहेवियर के पीछे उसके मन में धारणाएं होती है, इच्छाएं होती है, एक्सपीरियंस होती है, उसके आधार पर वो क्या करता है, आगे बिहेवियर करता है, कुछ ऐसा हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। मनोविश्लेषण का मतलब क्या होता है, साइको एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को, ये इसमें वो होगा तो सिगमंड फ्राइड का इसमें सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, चेतन अवचेतन मन, इनके बारे में, तो इनका इस चीज के साथ कोई संबंध नहीं है विद्यालय की कक्षा के अंदर। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद में क्या होता है, रिइंफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन होता है, एक काम को बार बार प्रैक्टिस करवाया जाता है। ये क्या होता है, एक बिहेवियर को कंट्रोल करने का माध्यम, बिहेवियर को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्या ये चीज है, ये भी नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, सामाजिक रचनावाद। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बच्चा मतलब इंटरेक्शन करके खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ले वाइगोत्स्की ने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, empathy depend on the ability to understand that or others have feeling and to gauge their feelings. इमोशन एंड कॉग्निशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। सहानुभूति वह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है दूसरों की भावनाएं क्या है। सहानुभूति क्या करती है कि दूसरों की भावनाएं क्या है ये समझती है और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए और उनके बारे में अनुमान लगाती है कि अच्छा उनकी भावनाएं ऐसी है, कुछ ऐसी बातें। और भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये बात तो क्या है सही है। ऊपर वाली दूसरी बात की अपने आप में गलत है कि भावनाएं इमोशन मतलब सिंपैथी है, इमोशन एंड कॉग्निशन रिलेटेड नहीं, बिल्कुल रिलेटेड है एक दूसरे से, ये बात गलत है। और ये ऊपर वाली बात क्या है सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
ए मिडिल स्कूल टीचर कैन इनेबल स्टूडेंट बिकम मोटिवेटेड एंड एक्टिव लर्नर। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रोमांचित और स्वप्रेरित करने के लिए सक्षम बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। कैसे बनाएगा? किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विविध प्रकार का पुनर्बलन प्रदान करे, रिइंफोर्समेंट दे। और ये बताया था आपको कि रिइंफोर्समेंट है वो अपने आप में क्या नेगेटिव टैग वर्ड है, ऐसा नहीं करना स्टूडेंट को, टीचर को। पाठ्य पुस्तक के लिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर के जो उनके आंसर है क्वेश्चन के वो अच्छी तरह लिखवा दे, ये भी नहीं है। सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रशिक्षण पर जोर दे के असेसिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कर दे एंड में, ये भी नहीं है। छात्रों को अपने मेटा कोग्निटिव ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। मेटा कोग्निटिव ज्ञान क्या होता है भाई? मेटा कोग्निटिव नॉलेज वो होता है जब इंसान अपने कि मैं कैसे सीखता हूं, मैं कैसे जानता हूं, ठीक है, इसके ऊपर सोचे, चिंतन मनन करे, ये होता है मेटा कोग्निटिव। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट क्यों गलत होता है? क्योंकि जब आप कहते हो ना कि ये इनाम मिलेगा बेटा, तो ये इतने % मार्क्स ले, तुझे बाइक दिलाएंगे, आईफोन दिलाएंगे, तो फिर स्टूडेंट उसके लिए का पढ़ना शुरू कर देता है, रट्टे मारेगा, जैसे तैसे करेगा, पर उसकी जो अपने खुद की भीतर से कुछ सीखने की क्षमता वो क्या होती है? मर जाती है। इसलिए प्राइज पुरस्कार अच्छी चीजें नहीं मानी जाती अकॉर्डिंग टू पेडागोजी। नेक्स्ट है टीचर्स एग्जाम्पलीफायर इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन इन क्लासरूम टास्क। क्या है कि एक शिक्षक कक्षा में कक्षा में आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इंट्रिंसिक क्या है? मोटिवेशन का एग्जाम्पल क्या होगा भाई? छात्रों को उस कार्य में व्यक्तिगत रुचि और आनंद लेने के लिए सहायता करे कि स्टूडेंट है वो क्या करे? इंटरेस्ट ले और आनंद ले उस चीज का, ठीक है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हो तो ये क्या अपने आप में गलत चीज है। दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए पुरस्कृत करना, कि दूसरों से तारीफ मिले, ये भी गलत है। बाह्य पुरस्कार प्रदान करना, कोई ट्रॉफी कोई इनाम दे दे, ये बात अपने आप में क्या है? छात्रों को उस कार्य को व्यक्तिगत रुचि और आनंद लेने में सहायता करे, उस पर उस टीचर क्या करना, काम करना है, ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है विच डिबेट हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि एक पर्सन है, इसमें कौन सी डिबेट हाईलाइट होगी भाई? पढ़ो। डज एन इंडिविजुअल बायोलॉजी डिटरमाइंड सेक्स ब्रिंग with it all the characteristics that define one specially constructed gender? क्या होगा ये देखते हैं। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित लिंग अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाते हैं जो किसी सामाजिक रूप से निर्मित लिंग को परिभाषित करती है? दो चीजें इसके अंदर, बायोलॉजिकल डिटरमाइंड हो, ठीक है, जैविक फैक्टर, जैविक कारक, और दूसरा कौन सा है? सोशल कंस्ट्रक्टेड सोशल फैक्टर। दोनों चीजें जैविक और सोशल। ये मैंने क्या बताया था? उसमें बताया था आपको, जब आपको कराया था नेचर नर्चर का सिद्धांत कराया था, विकास डेवलपमेंट के, नेचर और नर्चर, प्रकृति पोषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकृति पोषण। इसमें पोषण में क्या हो गए? पोषण में आते हैं सोशल फैक्टर। पोषण में क्या चीज आती है? सोशल फैक्टर आते हैं। पोषण में क्या चीज आती है? सोशल फैक्टर आएंगे कि समाज में रहकर बच्चा, एनवायरमेंट उसका, और प्रकृति क्या होती है? इसको जैविक बायोलॉजिकल फैक्टर, हेरिडिटी वो चीज आती है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है, तो दोनों चीज बातें पूछी गई है। हेरिडिटी का जिक्र है और एनवायरमेंट का जिक्र है, वंशानुक्रम का जिक्र है और वातावरण का जिक्र है। तो नेचर नर्चर कौन से ऑप्शन में? वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला देखते हैं, कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूस गलत है, स्टेबल अनस्टेबल गलत है, अर्ली इंक्रीमेंट गलत है। केयर और नर्चर, नर्चर आ गया, केयर का मतलब नेचर ही होता है, केयर का मतलब क्या होगा? नेचर ही होगा। तो चौथा इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी में देखते हैं इसके ऑप्शन। ये हो गया प्रकृति और परिवेश, आ गया ना, प्रकृति और परिवेश। तो ये इसका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ए मेजर डेवलपमेंट टास्क ब्रिंग खालिस्तान इज द सर्च ऑफ आइडेंटिफाई खालिस्तान पर्सनल सेक्सुअल ऑप्शनल। क्या खालिस्तान के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य यौन और व्यवसायिक पहचान की खोज करता है? भाई बताओ किसके अंदर करेगा ऐसा? अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, मिडिल अडल्टहुड, मिडिल चाइल्डहुड। पर्सनल अपनी पहचान हो, सेक्सुअल अट्रैक्शन हो एक दूसरे के साथ, और ऑक्यूपेशनल व्यवसाय, करियर क्या होगा? ये किस स्टेज के अंदर आता है बच्चे में? टीनेज के अंदर आता है, किशोरावस्था के अंदर, एडोलसेंस के अंदर आता है। तो दूसरा ऐसा क्या हो जाए? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखते हैं,
कथन कारण वाला फिर आ गया। चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन वर्ट एज वेल एज कवर्ट वेज। बच्चे समाज के मूल्य और मानदंडों को प्रकट और अप्रकट तरीकों से सीखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे हैं सोसाइटी के क्या है नॉर्म्स को कैसे सीखते हैं, प्रकट और अप्रकट तरीके कैसे होंगे। कवर्ट वेज, ओवर्ट कवर्ट। प्रकट वो होते हैं जैसे उनको सीधा डायरेक्ट बता दिया जाए कि कोई घर में आए उनके चरण स्पर्श करो, ये प्रकट तरीका है। प्रकट तरीका क्या होगा कि जब माँ बाप है खुद मतलब सम्मान करें गेस्ट का, तो बच्चा भी क्या अपने घर में आए लोगों का अपने आप सम्मान करना शुरू कर देते, ये होता है अप्रकट तरीका। तो ये बात अपने आप में क्या बिल्कुल राइट है, सही बात है। समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज ए सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग एंड कस्टम एंड रिचुअल। कस्टम और रिचुअल, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की सरल प्रक्रिया। समाजीकरण ऐसा है, सोशलाइजेशन क्या ये चीज है कि सिर्फ कस्टम और रिचुअल को पारित करने की नहीं, समाजीकरण ये चीज है बच्चा समाज में रहे, उसके सही गलत की पहचान हो, समाज की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करे। ठीक है, ये चीजें होती है। तो ये क्या होगी अपने आप में गलत बात होगी। तो ऑप्शन देखते हैं भाई, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा क्या हो गया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश फॉर्मल ऑपरेशन थिंकिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। देखते हैं भाई, सीधा सी बात है कि जीन पियाजे के अनुसार क्या होना चीज होनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक सोच को ठोस संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। क्या चीज है भाई? संरक्षण कंजर्वेशन है, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस है, सेंट्रेशन एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित है, अमूर्त तर्क है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है। तो बताओ भाई, ठोस संक्रियात्मक अवस्था सोच से औपचारिक संक्रियात्मक सोच तक जाए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग से फॉर्मल ऑपरेशनल में जाना है। तो कंजर्वेशन किस में होता है, संरक्षण किस में होता है, कंजर्वेशन होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ठोस संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस के अंदर होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है अपना फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर है। और एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित सेंट्रेशन है। ठीक है, ये कौन सी में होता है, ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था के अंदर होगा, अमूर्त तर्क लॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक होगा। इसका सही आंसर है होगा, क्योंकि ठोस संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इसमें होता है मूर्त चिंतन कि सामने जो चीज दिख रही है, जो मूर्त दिख रही है उसके बारे में तो तर्क उसका शुरू हो जाता है, पर जो चीज नहीं दिख रही उसके बारे में उसमें का बच्चे का तर्क शुरू नहीं होता। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अमूर्त तर्क इसका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ए चाइल्ड फेल्ड टू एडिक्वेटली कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर्स ड्यू टू लैक ऑफ खालिस्तान। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों में वह किस कारण उचित रूप से विचार करने में सफल है भाई, उचित रूप से विचार नहीं कर पाता, सोशल फैक्टर के कारण उचित रूप से विचार कर पाए। आत्मसात एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन समायोजन है, एक्सपीरियंस अनुभव, परिपक्वता मैच्योरेशन है। तो एसिमिलेशन आत्मसात करना ये तो बिल्कुल गलत हो गया एसिमिलेशन, क्यों, इसमें क्या होता है कि जो पहले स्कीमा है उसको नया नॉलेज मिलता है, तो ये स्कीमा में चेंज नहीं करता। जैसे इसको पता है कि चार पैरों वाला और पूंछ वाला जानवर एक गाय होती है, तो गधे को देखकर भी ये गाय बोलता है, एक्सपीरियंस में चेंज नहीं करता। तो ये तो आत्मसात होता है, एसिमिलेशन होता है, ये अपने आप में क्या होगी, गलत बात होगी। एक्सपीरियंस ठीक है, कुछ हद तक इफेक्ट डालता है, मैच्योरिटी भी कुछ हद तक इफेक्ट डालता है, पर अकोमोडेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि अपने समाज, जैसे उसको पता है, उसने बिलीफ को चेंज या नहीं किया कि चार पैर और एक पूंछ वाला जानवर गाय होता है, उसने घोड़े को देखकर या गधे को देखकर भी उसको गाय बोल दी थी, ये स्टेज है। पर समायोजन में बच्चा क्या करेगा, उसको गधा बोलेगा और घोड़े को घोड़ा बोलेगा। उसने अपने हिसाब को चेंज कर लिया, उस व्यवस्था से चेंज कर लिया, ढाल लिया उसने, तो ये होता है समायोजन। तो ये हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ए वेल मैच्ड पेयर। वेल मैच्ड पेयर होगी, सही तरह से मैच होने वाला पेयर। देखो पहला है अच्छा लड़की अच्छी लड़की उन्मुखीकरण अधिक संख्या में के लिए सबसे अच्छा, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटर नंबर, ये बिल्कुल गलत बात है। ज्यादा नंबरों के लिए ऐसा करना तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन अपहोल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी शब्द आपको पता है आखिरी स्टेज है, उसके अंदर आता है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन नहीं, ये दूसरी स्टेज में आता है।
और ये आता है लास्ट, जो विवेक की अवस्था है, मानवता के आधार पर निर्णय लेना, तो ये इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कंसीडर ए परसेप्शन ऑफ अदर, सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण दूसरों की धारणा पर विचार करना नहीं है। सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें आकर बच्चा आलोचनात्मक थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप हो जाती है। इसमें आकर बच्चा कहता है कि जो भी कुरीतियां धारणाएं चल रही है उनको क्या करो, चेंज करो, तो ये इस पर विचार करेगा। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरी प्रणीतियों से बचना, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, अवॉइड ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेस, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई कि पनिशमेंट ओबीडियंस में क्या होता है, कोई भी बच्चा कोई भी काम तो भी ठीक करता है जब उसको डर से बचने के लिए, होमवर्क भी तब करेगा कि मास्टर जूत मारेगा, उससे बचने के लिए, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब बिल्कुल सही मेल है, बाकी क्या है, गलत मेल है। नेक्स्ट क्या है, जीन प्याजे एंड ले वाइगोत्स्की। प्याजे का ये देखो तीसरा पर्सन आ गया, और 3% लगभग आते हैं, 3 से 4% एग्जाम प्याजे में से, तो प्याजे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो प्याजे का एक क्विक रिवीजन करवा रखा है छोटा सा, किसी को देखना हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो जाके। लैंग्वेज इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइंस थॉट है, जीन प्याजे ले वाइगोत्स्की के बीच में कौन सी विचार सिमिलर है, समान है। भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है। लैंग्वेज इन्फ्लुएंस डिटरमाइन थॉट, ये बात किसकी है, ये ले वाइगोत्स्की के। प्याजे ने लैंग्वेज के ऊपर जोर नहीं दिया, तो ये बात अपने आप में गलत होगी, हमें दोनों के बारे में बतानी है, कॉमन बात। संस्कृति को सीखने गहरा प्रभाव पड़ता है, बात बिल्कुल ठीक है, पर संस्कृति कल्चर के ऊपर किसने जोर दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया, प्याजे ने नहीं दिया, तो ये बात अपने आप में गलत है। बच्चों का विकास चरणों में होता है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस इन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर इस पर जोर किसने दिया था, इस पर जोर दिया था जीन प्याजे ने कि चरणों में ही होगा, तो ये बात भी अपने आप में गलत होगी। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ मीनिंग लर्न मेकिंग, ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों ने ये बात कही थी। बच्चे क्या है, खुद अपने आप में से एक्सपीरियंस लेकर सीखते हैं। एक ने कहा था समाज के साथ, और एक ने कहा था कि बच्चा क्या एक्टिव लर्नर है, जीन प्याजे ने ये कहा था, तो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो गया, चौथा हो गया। और लास्ट पर्सन आ गया हमारा, ले वाइगोत्स्की प्रपोज दैट, ले वाइगोत्स्की ने क्या कहा था भाई, ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों की सोच वयस्कों में मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। चिल्ड्रन थिंकिंग क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, नहीं ये बात नहीं करी, ये बात गलत है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, ये भी बात क्या है, गलत है कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ये भी नहीं कहा वाइगोत्स्की ने। मात्रात्मक रूप से समान होती है, जीन प्याजे ने ये बात कही थी, बच्चों और वयस्कों में क्या है, मात्रात्मक रूप से समान होती है परंतु उनके टाइप डिफरेंट होते हैं, ये बात प्याजे ने कही थी, वाइगोत्स्की ने नहीं कहा। बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिन्हें वे कार्यों को विभिन्न तरीके से उपयोग करने में ला सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। बच्चों में अवनीत पैदा होते हैं और समाज उन्हें सामाजिक व्यवहार सीखने की जरूरत होती है। चिल्ड्रन बोर्न अनरूली, ये बात सही नहीं है कि अनरूली यानी नियंत्रित पैदा होते हैं, उनको सामाजिक व्यवहार में सिखाने की जरूरत होती है, ये बात वाइगोत्स्की ने नहीं कहा। वाइगोत्स्की का सही आंसर क्या है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो ये हमारा जो 7 फरवरी 2026 का क्वेश्चन पेपर था वो हमने सोल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा, आपकी तैयारी में बहुत बहुत धन्यवाद।